हाँ, सो हम बात कर रहे थे द डी एंड एफ ब्लॉक, और हम डी ब्लॉक ऑलरेडी कंप्लीट किए। एफ ब्लॉक में हम लेंथेनॉइड पढ़े थे, और लेंथेनॉइड में अब हमें डिस्कस करना है। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी वो डिस्कस कर लिया, हमने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली क्या होती है वो कल डिस्कस किया। आज हमें डिस्कस करना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमने याद किया था कल, वैसे ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही मतलब याद ही रखना है। ओके, ज्यादा कुछ लॉजिकल इसमें है नहीं, सब कुछ याद रखने वाला ही है, तो याद रखते हैं। चलो साथ साथ में स्टार्ट करते हैं। All the lanthanoids are silvery white soft metals and tarnish rapidly in the air. तो ये जो लैंथेनॉइड होते हैं ये क्या है? इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स है तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगी। तो मेटल क्या होते हैं? वो भी शाइन करते हैं, वैसे ये भी शाइन करता है। सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल मतलब सिल्वर कलर जैसा होता है, वाइट सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट होता है, मेटल है, हम पता ही है। एंड टार्निश रैपिडली इन एयर, तो जैसे कि एयर में सिल्वर होता है वो कैसे टार्निश हो जाता है, एयर में सिल्वर टार्निश हो जाता है, वैसे ही लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो टार्निश हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में याद क्या रखना है? सिल्वर जैसा होता है, याद रखने के लिए, लिखने के लिए नहीं। ओके, तो क्या लिखेंगे कि भाई वो सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल है, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल जो एयर के रिस्पेक्ट में आके टार्निश हो जाता है। दैट्स इट। ओके, पहला सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आगे तो क्या रखेंगे हम? सिल्वर को याद रख लो बस ये। ओके, नेक्स्ट द हार्डनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, समैरियम बीइंग स्टील हार्ड। तो ये भी हमें पता है कि अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो तो मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो उनकी हार्डनेस भी इंक्रीज होती जाती है। और जो समैरियम है हमारा, ओके, समैरियम मतलब हमने याद रखा था ना पूरा का पूरा, क्या याद रखा था हमने? पहले तो था एले, ओके, और फिर सीता, हाँ, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा। ये शर्मा का समैरियम एसएम जो है वो स्टील जितना हार्ड है। ओके, सो हार्डनेस, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है? हार्डनेस। ओके, एक एक वर्ड से पूरा का पूरा सेंटेंस तुम्हें लिखना आना चाहिए। पहला तो सिल्वर वाला कंपैरिजन जैसा हमने पढ़ लिया, दूसरा हार्डनेस उनकी एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ती है, और समैरियम जो है वो स्टील जितना हार्ड है, जैसे स्टील का हम हार्डनेस बहुत अच्छा गिनते हैं वैसे। अच्छा चलो, देन their melting points range between 1000 to 1200 Kelvin, but samarium melts at 1623 Kelvin. तो नेक्स्ट पॉइंट किसका है? मेल्टिंग पॉइंट का है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या? 1000 से 1200 केल्विन उनका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही अभी हमने पढ़ा कि समैरियम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, स्टील जितना हार्ड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, वो 1623 केल्विन है। दैट्स इट। ओके, आगे आगे They have typically metallic structure and are good conductors of heat and electricity. तो conductors of heat and electricity और उनका metallic structure, ओके, मतलब they have typical metallic structure। वैसे भी ये लोग है तो metal ही, ओके, inner transition metals, inner transition metals। तो metals हमारे S block pure metal, P block non metal, और ये वाले मेटल और नॉन मेटल के जैसे बीच में से तो मेटलॉइड्स भी आते हैं, वो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में। ओके, सो ये मेटल्स ही है। तो मेटल क्या होते हैं? मेटल हीट के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। वैसे ये भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है और उनका मेटालिक स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर EU and YB and occasionally for SM and TM। तो डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज मतलब डेंसिटी और दूसरी प्रॉपर्टी चेंज होती है स्मूथली। स्मूथली मतलब अचानक से बहुत ज्यादा हो गई ऐसा नहीं, स्मूथली चेंज होती है, लेकिन इन लोग की अचानक से चेंज होती है। कौन? EU and YB एंड SM and TM। ओके, तो ये है, याद रह गया? ओके, इतने पॉइंट्स याद रह गए।
फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा याद रखने वाला ही टॉपिक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो जनरल प्रॉपर्टीज में, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देखते हैं कि भाई उसकी डेंसिटी कितनी है, वो कितना हार्ड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो दिखने में कैसा है। जैसे हम बोलते थे कि मेटल्स, तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो भाई उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, दे आर शाइनिंग, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनकी डेंसिटी हाई होती है, वही सब चीजें हैं, वही सब चीजें हैं, लेकिन पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कंपेयर करके बताया है। फिर से बोलते हैं, देखो सबसे पहला सिल्वर के कंपेयर करें तो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल जो एयर के कांटेक्ट में आने से टार्निश हो जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा, तो सपोज मेल्टिंग पॉइंट का बोलो तो दे हैव, जैसे कि हमने बोला कि इंक्रीजिंग मेल्टिंग, मतलब कि जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उनकी हार्डनेस बढ़ेगी। हार्डनेस के बारे में बता, तो जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी हार्डनेस बढ़ेगी, तो हार्डनेस वाला दूसरा पॉइंट। और समैरियम की हार्डनेस स्टील के साथ कंपेयर की गई। एक स्टील जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ जिसकी हो उसे हम बोलते हैं स्टील। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट तो है नहीं, वो तो एलॉय है जो हमने बनाया है पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए। मैन ऑफ स्टील सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, सो लाइक दैट स्टील जितनी हार्डनेस है किसकी, समैरियम की। ओके, तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ हार्डनेस बढ़ती है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, वो तो उन्होंने बताया। कितने पे मेल्ट होंगे, तो 1000 to 1200 केल्विन पर मेल्ट होंगे। और पर्टिकुलरली समैरियम अभी इतना हार्ड है तो वो 1623 केल्विन पर मेल्ट होगा। ओके, वो एक्सेप्शन, मतलब थोड़ा अलग है अपने से। सो 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज जो होती है वो स्मूथली चेंज होती है एक्सेप्ट फॉर EU, YB, TM एंड SM। ओके, डन। ओके, तो ये 4 पॉइंट हो गए। कोई एक रह गया, मेटालिक स्ट्रक्चर इसमें ही आ जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट। ओके, तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट हो गए। कौन कौन से 5 पॉइंट? सबसे पहला, दिखने में कैसे है वो, ओके, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। दूसरा पॉइंट, हार्डनेस कैसी है वो। तीसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बाद आ जाएगा क्या, से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मेटालिक स्ट्रक्चर होता है वो चौथा। और पांचवा डेंसिटी। डन। ओके, तो 5 पॉइंट हमने याद रख लिए। आगे बढ़े। चलो, मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स ions are colored in both solid state and in aqueous solutions। क्या बोल रहे हैं, ट्राइवेलेंट। अभी तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि लेंथेनॉइड्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल वाली कौन सी होती है, +3। यस, ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं ट्राइवेलेंट। तो बहुत सारे ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, आयंस आर कलर्ड, वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ट्राइवेलेंट है तो कलर्ड होते हैं। बोथ इन सॉलिड स्टेट इन एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड स्टेट में भी और एक्वियस सॉल्यूशन अगर तुमने बनाया तो भी वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। मतलब ये कलर्ड एलिमेंट्स है। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड एलिमेंट है, हमने पूरा कलर के साथ याद रखा था, पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर, ओके, टेबल्स पूरा याद रखा था। वैसे ही ये भी क्या है, कलर्ड एलिमेंट। एक्सेप्शन है यहाँ पर। एक्सेप्शन कहाँ होंगे, तो फिनोमिनन याद करो। डी ब्लॉक वाला जो हम समझे थे वो याद करो। कलर क्यों होता था, क्यों हमें कलरफुल दिखते थे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बोलो। हाँ, चलो आ जाओ अभी लेक्चर में। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलरफुल क्यों दिखते थे, क्या हुआ? बर्थडे है तुम्हारी? हाँ, तो इसकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ, मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। मैं तो भूल ही गया, तुम लोग को याद था क्या? अच्छा, हैप्पी बर्थडे। मुझे लगा कुछ दूसरी खुशखबरी लाया। हाँ, सो याद करो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड हमें क्यों दिखते थे, क्या था फिनोमिनन उसके पीछे? वो पूरा का पूरा टेबल जो याद रखा था वो याद तो बाद में रखा था, पहले हम कंसेप्ट पढ़े थे कि कौन से कंसेप्ट के ऊपर से वो कलर दिखते थे। लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है हमें। यस, करेक्ट। ओके, याद आया सबको? क्या था कि हम एनर्जी देंगे
तब डी जो ऑर्बिटल है, कितनी ऑर्बिट है 5, तो डी की जो 5 ऑर्बिटल है उनका स्प्लिटिंग होता था T2G एंड EG में, नीचे 3 ऊपर 2, तो नीचे जो इलेक्ट्रॉन है ओके वहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हायर एनर्जी लेवल से EG में चला जाएगा, EG में चला गया वहां ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फिर आ जाएगा नीचे। वो जो रिलीज किया वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट होगी जो एब्जॉर्ब किया उससे, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। वो फंडा था। उसके बाद हमने सब याद रखा था कि 22 नंबर नु कुकर एंड ऑल दैट, याद आया? ओके सो यहाँ पर भी वही चीज है। क्या चीज है यहाँ पर भी कि जैसे वहां पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता था वैसे ही यहाँ पर एफ ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता था कि भाई 3 और ऊपर 2, तो फिर नीचे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल पर एनर्जी गेन करेगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़कर एनर्जी रिलीज करके वापस नीचे आ जाएगा। वहां जो था वही डिट्टो यहाँ हो रहा है, डी के साथ कंपैरिजन ही करो। तो वहां डी की स्प्लिटिंग की वजह से हमें कलर्ड दिख रहे थे, वैसे यहाँ एफ की स्प्लिटिंग की वजह से यहाँ पर कलर्ड दिखेंगे। लेकिन याद करो वो टेबल जो डी वाला था उसमें 2-3 कलरलेस भी थे। कौन कौन से थे? स्कैंडियम और कॉपर और जिंक। यस, तो याद करो 4, हाँ वैसे गिनेंगे तो वो भी आ जाएगा टाइटेनियम +4। क्यों टाइटेनियम +4 भी उसमें आ गया? नोबल बन जाएगा ना। हाँ यस, टाइटेनियम मतलब वो स्कैंडियम और वो सब भी आयंस के फॉर्म में। हाँ यस, तो टाइटेनियम +4, टाइटेनियम है SCTI मतलब 22 में से 4 निकाल देंगे तो वो 18 हो जाएगा, आर्गन जैसा हो जाएगा। तो आर्गन जैसा हो गया तो मतलब डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर वो ऊपर कहां से जाएगा एनर्जी गेन करके? तो मतलब वो नोबल गैस जैसा हो रहा था, इसीलिए। याद आ गया ना? फिर वैसे ही जिंक, ओके तो जिंक में भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि जिंक में हो जाए Zn+2, तो Zn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Zn की 3d10 4s2 आर्गन। ओके सो Zn+2 की, अभी ये Zn की थी, Zn+2 की क्या होगी? 4s2 के 2 निकल जाएंगे तो हो जाएगा आर्गन 3d10। अब उसको एनर्जी मिल रही है तो 3d10 पूरे के पूरे भरे हुए हैं। यहाँ T2G है उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर EG है उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरे के पूरे 10 भरे हुए हैं। अब एनर्जी गेन करके कोई जाएगा कहां पर? पूरा तो फील्ड है तो जाएगा ही नहीं, इसीलिए वो एक्साइट ही नहीं होगा। एक्साइट नहीं होगा तो रिलीज एनर्जी गेन ही नहीं करेगा, तो रिलीज करने की तो बात ही दूर। और अगर रिलीज ही नहीं करेगा तो कलर्ड एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, इसलिए वो भी Zn+2 भी कलरलेस मिलता था। याद आ गया? सेम फंडा यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी वहां पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता था वैसे यहाँ पर एफ ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें कलर्ड एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे वहां पर जिंक के लिए हमने डिस्कस किया कि भाई पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो फिर एनर्जी गेन करके कहीं जाएगा ही नहीं, वैसे भी यहाँ पर भी पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो तो फिर एनर्जी स्प्लिटिंग होगा ही नहीं, मतलब एनर्जी गेन करके वो कहीं पर जा ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए, खाली जगह होगा तो जाएगा ना। तो वो कब भरे हुए होंगे? वहां पर भरे हुए थे 3d10, तो यहाँ पर भरे हुए होंगे 4f14, पूरे के पूरे भर दिए। तो 4f14 जो स्प्लिटिंग हुआ है वो पूरा भरा हुआ है, एक भी खाली ही नहीं है ऑर्बिटल, तो फिर एनर्जी गेन करके जाएगा ही नहीं कहीं पर। अंडरस्टूड? ओके या फिर ऐसा समझो कि है ही इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मतलब क्या कि जैसे कि तुम्हारा था 4f जितना भी था 4f2 था, ओके और 5d1 था, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए उनके, +3 हो गया। तो जैसे ही +3 हो गया मतलब Ln+3, Ln मतलब लेंथेनॉइड है पूरी की पूरी सीरीज, उसमें से +3 निकाल दिया हमने, तो +3 निकाल दिया तो अब उसके पास अगर 0 हो गया मतलब वो हो गया हमारा एकदम नोबल गैस जैसा, तो फिर उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है f ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो स्प्लिटिंग मतलब एनर्जी गेन करके ऊपर जा नहीं सकता, या फिर पूरे के पूरे भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन तो भी एनर्जी गेन करके ऊपर नहीं जा सकता। जैसे डी में था वैसे ये सब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ करके भी समझा सकता था लेकिन तुम्हें समझ में तो आ गया ना। जैसे हमने ये डी में से T2G में से EG में जो जाते थे यहाँ पर एनर्जी गेन करके, वैसे यहाँ पर F में भी स्प्लिटिंग हो जाएगा। ओके तो ये जो F में स्प्लिटिंग हो जाएगा
अब इसमें भी कलर्ड एलिमेंट्स दिखेंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये सब कुछ भरा हुआ है तो फिर एनर्जी गेन करके कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ ही भरा हुआ है, कहां जाएगा, खाली होगा तो जाएगा। तो एक तो 4F14 जो हो जाएगा वो तुम्हारा कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ना, क्योंकि जगह ही नहीं है जाने के लिए। दूसरा, अगर F में कुछ है ही नहीं, 4F 0 है, तो भी कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी गेन करेगा कौन। डन, समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनोइड, ये पढ़ लिया हमने। कलर ऑफ दीज आयन मे बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो कलर है वो किसके रिलेटेड होगा, F ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। नीदर La+3, हाँ बोलो। अगर F ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो तो D ऑर्बिटल खाली हो तो वहां नहीं जा सकता। नहीं, F में से D में डायरेक्टली नहीं जा सकता, वो जाएगा कहां पर, गुड क्वेश्चन। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है एनर्जी गेन करके, जहां पर एनर्जी का डिफरेंस कम हो। ओके, तो D और F के बीच में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है। D जैसे कि हमने ले लिया कि 4F, जैसे ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं से चलो हाँ, सो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 और ये n = 6। अब मैं बोल रहा हूं कि हम लैंथेनॉइड्स को कहां फिल करते थे, 1 2 3 4, तो 4F है यहां पर, ओके, और 5D है यहां पर, और उसके आगे है 6s2। तो ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ओके। लेकिन D का स्प्लिटिंग हो तो क्या होता था, ये D है तो D का स्प्लिटिंग क्या होता था, ये जो एनर्जी लेवल है वहीं पे ही ऐसे कोई 2 है और वहीं पे ही ऐसे T2 G3 और वो 2, तो वैसे तो ये एनर्जी लेवल जो है वो कम है कंपेयर टू दिस। तो एनर्जी लेवल कम हो, जैसे तब हमने बात की थी कि सपोज हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं और हम 10th फ्लोर पर है, तो हम अगर चीनी कम हो गई तो चीनी लेने कहाँ जाएंगे, 11th फ्लोर पे जाएंगे या 9th फ्लोर पे जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पर तो जाएंगे नहीं, इतने दूर कौन जाएगा, ओके, हमारे पड़ोसी के पास ही जाएंगे। लाइक दैट इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां पर, जहां पर एनर्जी का डिफरेंस कम हो। तो ये 4F है और ये 5D है और ये 6s है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5D में से, 5D मतलब ये सब ऑर्बिटल्स में, लेकिन यहां पर एनर्जी डिफरेंस कम है, दैट्स व्हाई। और अगर कम नहीं होता तो जा सकता है, कम नहीं होता तो वो भी जा सकता है, या फिर ज्यादा है तो भी जा सकता है। कब, जब तुम बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब, मतलब तुमने इतनी ज्यादा एनर्जी दी कि ये भाई साहब यहां से जंप करके डायरेक्टली 5D में चले गए, तो भी जा सकते हैं। लेकिन हम अभी उतनी ज्यादा एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, हम तो सिर्फ थोड़ी एनर्जी गेन करें, मतलब सनलाइट गेन कर ले, सनलाइट जितनी ही थोड़ी ही एनर्जी h न्यू, अभी वो न्यू कोई भी कलर होगा, जो कलर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, E = h न्यू एनर्जी, ओके, तो वो न्यू क्या होगा, जो कलर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, जो कलर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम रख देंगे तो उसकी एनर्जी उतनी होगी। डन, ओके। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी अगर हम दे दें तो वो 4F में से 5D में भी जा सकता है, नहीं जा सकता ऐसा नहीं, जा सकता है। लेकिन ये जो हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, F ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है, तो थोड़ी ही एनर्जी गेन करके वो ऊपर की ऑर्बिटल में, सब ऑर्बिटल में चला जाता है। अंडरस्टूड, ओके। चलो नाउ तो यहां जो हम पढ़े थे वो, नीदर La+3 एंड Lu+3 आयन शोज एनी कलर बट रेस्ट डू सो। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सारे के सारे लैंथेनॉइड्स कलर देंगे लेकिन लालू कलर नहीं देगा, ओके, तो La+3 भी कलर नहीं देगा और लुटेशियम+3 भी कलर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, चलो कौन बताएगा, La का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं देखे बगैर कौन ट्राई करेगा, टीशा ट्राई करो, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ ट्राई करो, 6s2 La का पहला लैंथेनम 5D1
4f1 या 0? लेंथेनम 0, उसको तो डी में रखा हुआ है ना, कैरेक्टरिस्टिक सेम है इसलिए यहाँ पे लेंथेनॉइड्स के साथ रखा हुआ है, तो 5d1 ये था हमारा। ओके, और Lu+3 का कौन बताएगा? ये तो लिखा हुआ है ये। ओके, सो 4f14 then 5d1 and 6s2। ये हमने पूरा का पूरा टेबल याद रखा था, याद है ना? याद है ना, पूरा टेबल याद रखा था। एल का तो यही है। ओके, कहाँ गया एल का? ये रहा। फिर एल के बाद सीता प्रसाद, तो सीरियम का सी का कितना था? ये जो है उसमें 4f1 हो जाएगा, याद आ गया? ओके, वो 4f1 हो गया। फिर तो हमारा बढ़ता जाता था, सिर्फ डायरेक्टली बीच में गैडोलिनियम GD वो 4f7 होता है, तो वहां पर हमें डी में रखना पड़ेगा, अदरवाइज डी में अभी फिर कहीं पे आएगा नहीं। वो पूरा याद रखा था हमने, पहले बीच में और लास्ट में डी में इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी जगह पर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखी, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी ns2n-1 D। ओके, D0 to 1 and n-2f1 to 14। तो ये 0 होगी या तो 1 होगी, तो 1 सिर्फ 3 जगह पर ही है, पहले, बीच में और लास्ट में। लास्ट वाला ल्यूटेशियम, पहला सीरियम और बीच वाला GD गैडोलिनियम। डन। ओके, वो हमने याद रखा था, तो वही चीज है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा, देखो 5d1 सीरियम में है, फिर गैडोलिनियम में है 5d1 और ल्यूटेशियम में है 5d1। देखो बाकी किसी में 5d1 है ही नहीं, ये तो हमने याद रखा था ना। ओके, तो वही चीज। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा कि La+3 एंड Lu+3 कलर नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये हमारी Lu+3 और ये रहा हमारा La+3। देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये Lu की है, Lu+3 की नहीं है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना बाकी है। ये 2 निकल गए, ये 1 निकल गया, तो 4f14 फुल्ली फिल्ड है। और यहां से भी 3 निकाल दो, तो ये 2 निकल गए और ये 1 निकल गया, तो यहाँ तो नोबल गैस बन गया। ये तो क्या बन गया? नोबल गैस ही बन गया। तो मतलब उसमें तो है ही नहीं, ये भी 0, ये सब कुछ 0 0 0 हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ना हो तो भी एनर्जी गेन करके वो अपर सब ऑर्बिटल में जाना मुमकिन नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन हो लेकिन जगह ही नहीं है जाने के लिए, सब कुछ ही भरा पड़ा है। ओके, 4f मतलब जो f होगी उसकी 7 ऑर्बिटल है, सबके सब जगह पर 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 7 ऑर्बिटल्स में। 4f14 ये सब भरे हुए हैं, तो एनर्जी गेन करके जाएंगे कहां पर? डन। तो ये दो, जैसे वहां पर Zn+2 के लिए, वहां पर स्कैंडियम+3 के लिए, टाइटेनियम+4 के लिए वो कलरलेस थे, वैसे ही ये लोग क्या हो जाएंगे? कलरलेस। बाकी सबको ही कलर देता है, सिंपल। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, however, absorption bands are narrow probably because of the excitation within F level। तो absorption band जो है, जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, वो बहुत ज्यादा नैरो है। probably ये नैरो क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन द एफ लेवल। मतलब एक्साइटेशन हो रहा है वो विद इन द एफ लेवल। जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो वापस आया, देखो ये एक्साइटेशन है वो विद इन द एफ लेवल है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से एक्साइट होकर 5D में चला गया, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ही नैरो बैंड है ये। ओ भाई, ओके, बहुत ही नैरो बैंड है। अच्छा चलो, द लैंथेनॉइड्स आयंस अदर देन F0 टाइप, F0 टाइप को छोड़कर, एंड F14 टाइप आर पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात आ गई, याद करो, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब पास जाए और डायामैग्नेटिक मतलब दूर जाए, हमने याद रखा था। तो दूर कब जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन पैर में होंगे। उल्टा पी आया, देखो यहाँ पर दूर कब जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन पैर में होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होंगे, मतलब नजदीक जाएंगे, पास जाएंगे। ओके, और फेरोमैग्नेटिक भी तो उसी के अंडर में आता है, थोड़ा फास्टली जाएगा, फरारी जैसे, वैसे हमने याद रखा था। तो क्या बोल रहे हैं? देखो वही सेम फंडा, लेकिन तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है। किस किस का? देखो La+3, तो La+3 यहां से ही तुम देख लो, यहां पर La में तो था 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन La+3 किया तो सब कुछ खत्म, आइडियल गैस जैसा हो गया।
अभी सब कुछ खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पैड में है। नोबल गैस में तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पैड में है, सारे इलेक्ट्रॉन पैड में है, एक भी अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो अट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, वो पास तो जाएगा ही नहीं। अगर पास नहीं जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो वही बोल रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। दूसरा कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है, C+4 भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये +3 और वो +4, ये भी नोबल गैस जैसा ही बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसके पास भी जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे पैड में है। दूसरे F14 टाइप, तो ये देखो ये कौन से थे, F0 टाइप, और F14 टाइप में Yb+2 एंड Lu+3 लास्ट वाले। ओके, Yb ये पहले थे, वो पहले दो, और ये वाले लास्ट वाले दो, तो Yb+2 एंड Lu+3 वो भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, यहां से ही पता चल जाएगा। देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, Yb+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 14 है इसके पास, तो वो तो पैड हो गए, पैड हो गए तो वो तो दूर जाएंगे, रिपल होंगे। अनपैड होगा तो पास जाएगा, पास जाएगा तो पैरामैग्नेटिक। यहां पर Lu+2 देखो, यहां पर भी क्या +3 है, मैं वही सोचू, Lu+3 ये 2 गया, ये 1 गया, तो ये कितना बना 4F14, अगेन पैड में है। तो जो पैर इलेक्ट्रॉन है वो तो दूर जाएंगे, रिपल्जन होगा, लेकिन जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास f ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो 2 तो पैर में है लेकिन एक अनपेड है, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाएगा। और अट्रैक्ट हो रहा है मतलब पास जा रहा है, और पास जा रहा है मतलब पैरामैग्नेटिक। डन। तो सारे ही पैरामैग्नेटिक है क्योंकि सब में आएगा। जैसे वहां पर भी मेजरली कौन से थे डी ब्लॉक में, पैरामैग्नेटिक मेजरली। क्यों? क्योंकि हम D1 D2 D3 D4 D5 तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी होगा। जैसे स्कैंडियम तो D1 तो पैरामैग्नेटिक, टाइटेनियम D2 दूसरा जाएगा D2 में पैरामैग्नेटिक, पैर में थोड़ी है अभी। ओके, SCTIV वेनेडियम वहां पर भी पैरामैग्नेटिक, 3 हो गए। फिर क्रोमियम 4 हो गए तो पैरामैग्नेटिक। ओके, फिर कौन आया, मैंगनीज, मतलब क्रोमियम में यहां से यहां जाएगा वो तो गिन लेना है, SCTIV मैंगनीज। ओके, तो मैंगनीज में भी 5 इलेक्ट्रॉन। फिर जब पैड होगा 5 इलेक्ट्रॉन, पूरा डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया, फिर छठा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पैर में हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो 4 ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल मतलब डी की जो सब ऑर्बिटल है वो 4 तो अनपैड ही है, सब में एक एक ही है, तो उनकी वजह से भी पैरामैग्नेटिक नेचर। फिर नेक्स्ट वन जाएगा तो पहले वाले 2 समझ में आ रहा है ना, मैं वर्डिंग में समझा रहा हूं, वो हमारा हो गया इसलिए, लेकिन मुझे बाद में खत्म हुआ है तब याद आ रहा है कि नहीं, इससे अच्छा है ऐसे समझा दो। देखो स्कैंडियम ये हो गया D1, SCTIV अभी Cr का ये यहां चला जाएगा, 4s1 वाला हमें पता है, और वहां जाएगा तो भी हुआ तो क्या, वो 4s का यहां आ जाएगा एक। ओके, तो SCTIV सबके सब यहां ही है। ओके, मने तो वो भी यहां पर ही है, 4s2, और ये तो मैंगनीज तक तो सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। SCTIV मने, फिर फे ऐसा हुआ। लेकिन भले ही ये पैड हो गया, ये तो है ना अनपैड, इनकी वजह से पैरामैग्नेटिक। मने, फे, को, इसमें भी ये 3 है, नी इसमें भी ये 2 है। ओके, याद आया ना। तो मेजरली वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर। तो वैसे ही ये लोग भी मेजरली क्या है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन किसी किसी को छोड़ के, किसको छोड़ के भाई, तुम्हें जो गिवन हो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। अगर पैड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, और अगर अनपैड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। जैसे कि हमने देखा से लेंथेनम, फर्स्ट वन लेंथेनम +2 बोलो, चलो मान लो प्लस, उसको छोड़ दो, चलो सीरियम ले लो। हमने डिस्कस किया था कि सीरियम होता है तो वो +3 भी देगा, कई कई होते हैं +2 भी देते हैं, +4 भी देते हैं, लेकिन फिर जाते हैं कहां पर, लास्ट में +3 में। तो सीरियम +4 है। ओके, तो सीरियम +4, तो सीरियम के लिए हमने क्या लिखा है, देखो 4f1 5d1 6s2 +4 मतलब सबके सब गए। अगर सबके सब चले गए तो बाकी क्या रहा, तो बाकी तो 6s2 भी सब चला गया, तो 6s2 के पहले क्या होगा, 5p, और वो भी पूरा भरा हुआ 5p6 नोबल गैस बन गया ना वो, तो 6s2 से पहले, हाँ या ना,
6s2 से पहले, तो वो तो नोबल गैस बन गया, तो वो तो क्या है, s से पहले क्या आएगा p, और वो भी 6 है तो वो आएगा 5p6, वो 5p6 तो क्या होगा, पैड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पैड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो वही बोल रहे हैं C+4 पैरामैग्नेटिक नहीं है, Lanthanum+3 पैरामैग्नेटिक नहीं है, Yb+2 पैरामैग्नेटिक नहीं है, और Lu+3 भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। कैसे पता चला, ये 4 एक्सेप्शन याद रखो, पहले 2 और लास्ट वाले 2 एक्सेप्शन है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, लास्ट वाला देख लिया ल्यूटेशियम पैरामैग्नेटिक नहीं है, अरे नहीं, तुम देखो तुम्हें क्या गिवन है, क्या गिवन है वो देखो। ओके, जैसे कि तुम्हें गिवन है ल्यूटेशियम, चलो मान लो सिर्फ ल्यूटेशियम गिवन है, सिर्फ ल्यूटेशियम ही गिवन है, बताओ ये ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे सामने है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक क्यों? हाँ, डी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो डी की वजह से पैरामैग्नेटिक। ओके, और अभी हम क्या देख रहे हैं, Lu+3, तो +3 मतलब क्या, ये एक गया, ये 2 गए, तो ये +3 हो गया, तो 4f14। अब ये क्या है, पैड है तो फिर डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक है मतलब पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो वही तो बोल रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक नहीं है। Lu को, हाँ Lu को गिनेंगे, Lu के आयन को नहीं गिनेंगे। डन, हाँ या ना? ओके चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड पैरा। सेकंड पैरा में हमने जनरली कलर की और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की, लास्ट में रिवीजन करेंगे। पहले प्रॉपर्टी में हमने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, दूसरे पैरा में हमने कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की। थर्ड, चलो द फर्स्ट आयन है, इसको बड़ा करूं या चलेगा, चलेगा ना? ओके, नहीं तो ये रब करना पड़ेगा, रब कर दूं, चलो। The first ionization enthalpies of the lanthanoids are, देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है? डेल्टा H1, वेरी गुड, बट कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? एक, यस, एक ही इलेक्ट्रॉन। The first ionization enthalpies of the lanthanoids are around 600 किलोजूल पर मोल, ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, 600 किलोजूल पर मोल। The second about 1200 किलोजूल पर मोल, तो पहली है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 600 किलोजूल पर मोल, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1200 किलोजूल पर मोल। वो तो ये बढ़ क्यों गई पहले वो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 600, तो दूसरा वाला दूसरी बार निकाल रहे हो, लेकिन निकाल रहे हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन, दो नहीं निकाल रहे हो, दूसरी बार निकाल रहे हो वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ये बढ़ क्यों गई? करेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही, यस करेक्ट। देखो जैसे सोडियम, तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हो गया क्या, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, और अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, ये लोग का पावर बढ़ गया, तो ये तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से खींचेंगे, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियस है। ओके, तो इसीलिए ये सेकंड ज्यादा है। देन हमेशा ऐसा ही होता है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो होगी दूसरे के लिए उससे ज्यादा होगी, तीसरे के लिए उससे भी ज्यादा होगी, वैसे ही होगा। और क्वेश्चन वहां से ही पूछेंगे कि जनरल ट्रेंड तो ये है कि ज्यादा होगी, लेकिन कहीं पर ज्यादा नहीं भी होगी, वही क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें, जैसे कि अभी हम देखेंगे। हाँ, कंपेरेबल विद द डोज ऑफ कैल्शियम, तो ये याद रखना, ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये भी एक PYQ है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द लैंथेनोइड्स आर कंपेरेबल टू विच एलिमेंट, तो तुम्हें क्या लिखना है, कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट, a detailed discussion of the variation of the third ionization enthalpies
indicates that the exchange enthalpy consideration as in the 3D orbitals of the first transition series appear, बहुत लंबा सेंटेंस है, appear to impart a certain degree, तब तक तो तुम अंदर बातें करना स्टार्ट कर देते हो, okay, impart a certain degree of stability to empty half filled and completely filled orbitals f level. क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है 600 किलोजूल पर मोल, दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1200 किलोजूल पर मोल. तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? तीसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1200 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, वही एक्सपेक्टेशन है. थर्ड वाली तो उससे भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी, सही है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उतनी ज्यादा नहीं होगी. जैसे रफली तुम एक्सपेक्ट करो सर पहले 600 था फिर 1200 तो 1800 के आसपास, लेकिन 1800 नहीं, मे भी ऐसा हो कि सिर्फ 1300 किलो जूल ही हो, ऐसे ये कहना चाह रहे इतने लंबे सेंटेंस में क्या कि पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है. लेकिन यहां पर देखा गया है प्रैक्टिकली कि पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी इंक्रीज हो गई, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन के बाद जब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की हमने, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने दी, तब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, वो उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई. अगर वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई उसका मीनिंग वो नहीं हुई, वो तो प्रैक्टिकल वैल्यू है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था उतना ज्यादा, जैसे कि हमने पहला लिया 600, दूसरा लिया 1200, ओके, पहला लिया 600, दूसरा लिया 1200, तीसरा रफली ऐसा हम समझते हैं कि 1600 टू 2000 के बीच में आना चाहिए, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा तो इतना तो बढ़ेगा ही, लेकिन इतना नहीं बढ़ा, थोड़ा कम बढ़ा. मतलब जस्ट लाइक ये जो गिवन है हमें कि मतलब मैंने जो लिखा हुआ है रफ, ये सब समझाने के लिए है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है. तो जैसे कि इतना आ गया 1300, तो ऐसा क्यों हुआ? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना क्यों नहीं बढ़ा? वो उतना इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि 4f0, 4f7 एंड 4f14 स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई मान रहा होगा तो वो इजीली दे देगा, ले जा भाई, चाहिए ही नहीं, लाइक दैट. ओके, जैसे कि एग्जांपल गिवन है या हम निकाले? नहीं गिवन है तो हमें एग्जांपल निकालना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले ऐसा समझो कि गैडोलिनियम था ना, गैडोलिनियम 7 होता था, तो हम निकालते हैं ऐसे. गैडोलिनियम के बाद क्या क्या आता था हमारा? था सीता प्रसाद एंड पूनम पीएम पूनम शर्मा यूरोप घूमने गई, एंड तभी घूमने गई. फिर क्या था? जीडी का क्या हमने याद रखा था? घूमने का जीडी था. यूरोप घूमने गई और तभी डायरिया हो गया भी साइड में है. ओके, हो गया. ओके, और तुम यही लौट आए. हाँ, ओके, तो ये हमने याद रखा था. अब देखो ये था हमारा 4f7 जीडी. उसके बाद ये समझो कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं. देखो HO की. ओके, ये क्या कहना चाह रहा हूं समझ गए? मैं रब कर दे रहा हूं, ये तो समझ गए ना. अभी इसका रीजन समझते हैं. तो इसका रीजन ये देखो, ये जो गैडोलिनियम है अपना 4f7 5d1 6s2. अब ये टर्बेरी नाम ही छोड़ो, टीबी जो है वो है 4f9 6s2. अभी तुम टीबी +1 करोगे
तो क्या होगा 6s1 हो जाएगा। Td प्लस 2 करोगे तो 4f9 हो जाएगा। Tb प्लस 3 करोगे 4f8 हो जाएगा। ये यहाँ सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर करते हैं। ओके, GD में GD प्लस 1 करो तो यहाँ से एक चला जाएगा। GD प्लस 2 करो तो यहाँ से दूसरा चला जाएगा। देखो 2 गए तो मतलब प्लस 2 तो हो गया, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक चले गए हम। अब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम देने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट एनर्जी देने वाले हैं, तो उतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, थोड़ी ही देने से काम हो जाएगा। क्यों कि ये 5d1 है। वो क्या बोले, ले जा, एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ है, मैं 7 हो जाऊंगा तो स्टेबल हो जाऊंगा, ले जा। तो इसलिए वो ये जो d5d1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजीली दे देगा, वो बहुत इजीली दे देगा, मतलब कम एनर्जी पे भी दे देगा। ओके, इसलिए वो लिखा हुआ है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड ज्यादा है, सेकंड से थर्ड ज्यादा ही होती है, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ज्यादा नहीं होगी। कौन से केस में, 4f0 हो जाए तब, 4f7 होने वाला हो तब, या 4f14 होने वाला हो तब। 4f14 कहां होगा, यहां होगा। जैसे कि देखो 4f14, देखो यहां पर भी सेम केस, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 6s का एक गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 6s का दूसरा गया। अब 4f14 और एक इलेक्ट्रॉन ही बाकी है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी ही एनर्जी में निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 4f14 बनने वाला है तो वो तो स्टेबल है, स्टेबल बनने वाला है तो वो तो खुशी खुशी दे देगा कि जाओ भाई जाओ, अपन स्टेबल होने वाले। डन, वो कहना चाह रहे थे, समझ गए। ओके चलो, हाँ चलो। सो दिस इज इंडिकेटेड from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum। दिया हुआ है एग्जांपल, लेकिन नाम से दिया हुआ है लैंथेनम। हमने अभी जीडी और ल्यूटेशियम का तो डिस्कस कर लिया। सो गैडोलिनियम, लैंथेनम एंड ल्यूटेशियम में ये देखने को मिलता है क्या, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हाई नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंगली कम होती है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कम होती है, बढ़ती तो है ही, सेकंड से तो ज्यादा ही होगी, हाँ सेकंड से भी कम हो जाएगी ऐसा नहीं है, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, लेकिन फर्स्ट से जितना इंक्रीज हो गया है सेकंड में, और सेकंड से जितना इंक्रीज होना चाहिए थर्ड में उतना नहीं होगा, थोड़ा कम इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल बनने वाला है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा थोड़ी ही एनर्जी में। डन, पक्का। तो यहाँ पर हमने थर्ड पैरा डिस्कस किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। पहला पैरा जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज का, दूसरा पैरा कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तीसरा पैरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। डन, चलो नेक्स्ट। अभी केमिकल, ये सब हो गया केमिकल। इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू द कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम जैसे रिएक्टिव है, बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वो एल्यूमिनियम जैसे बिहेव करते हैं। तो ये एक कैल्शियम जैसे, पहले कैल्शियम जैसे और थोड़े टाइम बाद एल्यूमिनियम जैसे। तो फर्क क्या है, क्या है फर्क? अगर तुम किसी को कैल्शियम के साथ कंपेयर कर रहे हो और किसी को एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों को कैल्शियम के साथ कर दो या दोनों को एल्यूमिनियम के साथ कर दो, आधे को कैल्शियम के साथ और बाकी वाले को एल्यूमिनियम के साथ। ऐसा क्यों, इससे क्या फर्क पड़ा? सेम ही तो हुआ, एल्यूमिनियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि बोलो। अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन क्या है वो तो समझे क्या, कि ये इन देयर केमिकल बिहेवियर में अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज, मतलब स्टार्टिंग वाले जो लैंथेनॉइड्स है, सपोज मान लो गैडोलिनियम तक के, वो जो है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को हम कैल्शियम के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कैल्शियम में पानी डालो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वैसे ही तुम सपोज लैंथेनम में पानी डालोगे तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लाइक दैट उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं कैल्शियम के साथ। लेकिन जब एटॉमिक नंबर और इंक्रीज हो रहा है तो उनकी कंपैरिजन हम एल्यूमिनियम के साथ कर सकते हैं, ऐसा बोला है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक ही के साथ करना था ना, कैल्शियम के साथ या फिर एल्यूमिनियम के साथ, पहले वाले कैल्शियम के साथ और बाकी वाले एल्यूमिनियम के साथ। तो डिफरेंस क्या है, कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है,
एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम में थोड़ी बहुत नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरेस कैल्शियम में एकदम प्योर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो वैल्यूज फॉर E0 फॉर द हाफ रिएक्शन। तो देखो ये कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन। ये कौन से एलिमेंट का रिडक्शन बताया है? लेंथेनॉइड्स का। सभी का बताया, एलएन है, एलए या एलयू लालू नहीं है, एलएन है मतलब सभी के लिए बताया कॉमनली, Ln+3। ओके, तो वो EU की वैल्यू क्या थी? R इन द रेंज ऑफ -2.2 टू -2.4। इतनी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? -2.2 टू -2.4 एक्सेप्ट EU फॉर विच द वैल्यू इज -2.0 मतलब -2 वोल्ट। दिस इज ऑफ कोर्स स्मॉल वेरिएशन, तो बहुत कम डिफरेंस है ऑब्वियसली। द मेटल कंबाइंड विद द हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस, क्या ए अलग है। अच्छा चलो, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? अभी ये पैरा में हम क्या बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या बात की कि जो अर्लियर मेंबर्स ऑफ द लैंथेनॉइड्स है वो केमिकली बिहेव करते हैं जस्ट लाइक कैल्शियम, और जो बाद वाले जो मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्टिविटी है उनकी, केमिकल रिएक्टिविटी, वो एल्यूमिनियम के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, ये बोला है। उसके बाद हाफ रिएक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है। तो लैंथेनॉइड्स का रिडक्शन 3 क्यों बताया? क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी +3 है। सो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -2.2 वोल्ट से -2.4 वोल्ट है, एक्सेप्ट U जिसकी है -2 वोल्ट। ओके, बस इतना वैल्यू है। वैल्यू याद रख, ये वैल्यू भी याद रखनी, वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं रखनी है, लेकिन ये याद रखनी है कि EU की वैल्यू बाकी की कंपेयर में -2, मतलब याद रख लो तो 50-50 क्यों रखेंगे, रख लो, ये वैल्यू भी याद रख लो। देखो मैंने तुम्हें वो अभी क्या याद रखने को बोला था? वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद रखने को बोले थे। हाँ, 600 1200। ओके, तो वो याद रखना। सारी वैल्यू तो हम याद नहीं रख रहे, जो PYQ है मेरे ध्यान में है वही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये याद रख लेना। ओके चलो, तो ये भी याद रख लेना -2.2, और ये याद रखना है। फिर रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हो ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में से आते हैं, जो हमने जिंक वाला ले लिया था पहला ही। ओके, तो वो कितना था? 0.77 वोल्ट और 1.34 वोल्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू। तो वो ज्यादातर पूछे जाते हैं कि भाई जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, कॉपर के लिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए क्या है। तो जो बुक में ऐसी वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, वो वैल्यू पूछी जाती है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। और ये कम पूछी जाती है, लेकिन पूछी जा सकती है, छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा, तो ये हो गया रिडक्शन की बात, ठीक है। अभी आगे अब आगे हम केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट की तो सब रिएक्शन ही करेंगे, बहुत ही इजी है। देखो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स अ स्मॉल वेरिएशन। द मेटल कंबाइंड विद द हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस। तो गैस के साथ अगर वो उसको हम हीट करें तो मेटल जो है वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, वो बोल रहे हैं सिंपली। ओके डन। वो तो पहले भी करते ही थे ना, जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करें, याद है हम करते थे। हाँ, वो पॉपअप साउंड और वो 10th में भी करते थे कि भाई क्या था? मेटल प्लस एसिड, एसिड में HCl ले लिया तो जिंक प्लस HCl दैट विल गिव ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ ऊपर जाता था। तो वही है, मेटल प्लस एसिड दैट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा और जो बनेगा वो सॉल्ट होगा। तो वही चीज है, देखो द मेटल कंबाइंड विद द हाइड्रोजन गैस, वो छोड़ो, यही चीज लिख देना। ये ग्राफ ये देखो, वो बाद में पढ़ लेंगे हम। ये देखो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देगा, तो ये क्या है? मेटल्स है। तो मेटल एसिड के साथ क्या करते थे? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते थे, वही है। ओके, ये याद रख लो, ये बाद में पढ़ेंगे। फिर हेलोजन के साथ हैलाइड बनाएगा, ऑब्वियस है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएगा, तो वही चीज हेलोजन के साथ हैलाइड बनाएगा, H2O के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे कि हमारे मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी में डालेंगे
तो ये लोग भी H2O के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। वहां पर हम बात करते थे Mg, तो भाई MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। तो ये ट्वाइस ट्वाइस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि OH का -1 होता है, तो -1 को बैलेंस कितना करना है, Mg का +2, Ca का +2, इसीलिए OH भी 2 लेते थे। यहाँ पर Ln सारे के सारे जनरली क्या है, +3 को बैलेंस करने के लिए -3 चाहिए, OH का -1 है, इसलिए हम कितने लेंगे, 3। ओके, उसके अकॉर्डिंगली बनाना। ये भी ln x3, फिर तुम ऐसे सर ln x2 क्यों नहीं बनाया, हमें +3 बनाना है, तो हैलाइड -1 होगा तो -3 कब होगा, जब 3 लेंगे तभी होगा ना, सिंपल है। ओके, अब देखो कार्बन के साथ कार्बाइड बनाएंगे, तो सर यहां पर क्यों नहीं किया, कार्बन 2 लिया हुआ है उन्होंने, क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, कार्बन का 2 लिया हुआ है, तो 2 मतलब कार्बन के लिए तो हम डिस्कस किए हुए ऑलरेडी कि वो तो कोवेलेंट नेचर का है। ओके, तो जो कार्बाइड बनाता भी है तो वो कैसे बनाता है, LnC2, जैसे कि हमने और कौन सा, जैसे कि सल्फाइड का देखा था, सल्फाइड तो है ही आगे। ओके, तो कार्बन का यही याद रख लो, LnC2। ओके, LnC2, टेम्परेचर देखो, पूछते हैं, गोल कर लो, विथ कार्बन 2773 केल्विन। ओके, चलो ग्रीष्मा गोल करो। ओके, 2773 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर तभी कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, चलो देन नेक्स्ट, हीटेड विद द नाइट्रोजन, तो नाइट्राइट बना देंगे। ओके, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ये लोग के पास 3 है, तो Ln, सल्फर के साथ तो देखो Ln2s3। ओके, Ln2s3 क्यों किया, सल्फर कितना है, सल्फर तो कितना है, 16 मतलब 18 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 2 और उसने लिए हुए हैं 3, तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो +3 2 बार दे देगा, तो इसलिए लिखा हुआ है Ln+2n s3। डन। ओके, और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ऑक्साइड, नॉट दी लीस्ट। अच्छा, सो LnO3, फास्ट में कुछ भी हो जाता है। अच्छा चलो, सो LnO, अभी ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड मतलब -2 तो हमें कितने करने हैं, यहाँ पर Ln अगर एक ही लिया तो +3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तो -2 लिया तो नहीं बैलेंस होगा। अच्छा चलो, 2 ले लिए तो -4 होगा, तो भी नहीं होगा, 3 ले लिए तो -6 होगा। हाँ, तो ये 2 ले लो, और वो भी कितने ले लेंगे, 3 ले लेंगे। यस, तो Ln2O3, खत्म। इसी को सेंटेंस में लिख दो, खत्म। तो ये चार्टी याद रखना। डन। क्या क्या किया, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, ठीक है, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाओ, पानी के साथ रिएक्शन करवाओ, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाओ, 2773, सही है, हाँ सही है, 2773 कार्बन के साथ रिएक्शन करवाओ, सल्फर के साथ रिएक्शन करवाओ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओ, बस वो सब लिख देना है। क्या क्या बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हैलाइड बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे, सल्फाइड बनेंगे, कार्बाइड बनेंगे। ओके, हाइड्रोक्साइड बनेंगे पानी में, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा एसिड में, जो कर रहे हैं वही चीज है। हाँ बोलो सर, इसकी वैसे तो मतलब बाकी सबके साथ वैलेंसी मैच हो रही है, जैसे कि Ln2O3, लेकिन कार्बन के साथ कैसे होगी, वही इसके लिए ही इतना ज्यादा टेम्परेचर गिवन है कि Ln अगर तुमने 1 लिया तो +3 हो जाएगा। ओके, तो +3 होगा, तो कार्बन नॉन मेटल की तरह यहाँ पर लिया हुआ है 2। ओके, तो वो जो 2 लिया हुआ है, अभी कार्बन क्या करेगा, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, लेकिन जनरली तो वो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का है। लेकिन अगर इसको हम मेटल लेंगे तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो नॉन मेटल की तरह जब बिहेव करे तो यहाँ पर +3, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -3। तो ये जो बॉन्ड है LnC2, ये जो बॉन्ड है वो प्योर आयोनिक बॉन्ड नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला कि दूसरा एग्जांपल। लेकिन दूसरा एग्जांपल क्या, हम तो सब जगह कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही लेते हैं कार्बन की। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? कार्बन, डाइसल्फाइड, हाँ वो CH2, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। के तरह यूज करते हैं। हाँ यस, तो वो हो गया CH2। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड, देखो ये हो गया CH2। तो सल्फर के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन उसको लेने हैं, अभी 2 ले लिए तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब C+4 की तरह बिहेव करता है। ये C के पास तो है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 6 मतलब 2 और 4 ऐसे है उसके पास, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। और ये भाई साहब एक S को चाहिए 2,
तो वैसे 2s को चाहिए 4, तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो होगा वो प्योरली आयोनिक नहीं होगा। क्यों? देखो ना, Ln, तो Ln एक ही लिया हुआ है तो +3, और कार्बन अगर तुम्हें लेने हैं, 2 लेने हैं, तो 2 को बैलेंस कौन करेगा? -3 को 2 बैलेंस करेंगे, मतलब एक हो जाएगा -1.5। तो प्योर आयनिक नेचर का ये नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये टेम्परेचर नहीं होगा तो वो कंबाइन ही नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके निर्भय? चलो, सो अब यही चीज, चलो कौन पढ़ेगा? यही चीज सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, ये हमने डिस्कस तो कर लिया। चलो कौन पढ़ेगा? ग्रीष्मा तुम पढ़। ये कहाँ गया? ये शिवम फिजिक्स में भी नहीं आया ना? क्या? चलो ग्रीष्मा पढ़ो। कहाँ से पढ़ोगे? द मेटल कंबाइंड विथ, वहां से पढ़ो। सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस। The metal combined with hydrogen when gently heated in the gas. The carbides Ln3C, Ln2C3, Lnc2 are formed when the metals are heated with carbon. हाँ, एक मिनट, ये देखो आया तुम्हारा एग्जाम्पल, बाद में हंसना तुम। ये देखो Ln3C, Ln2C3, तो ये जो बोला गया है, तो मैंने बोला ना प्योर आयनिक, तो प्योर आयनिक देखो वहां पर Ln +3 मतलब 1 का +3, वैसे 3 ले लिए तो कितने हो गए? 9 हो गए। ओके, फिर वैसे ही यहाँ पर दूसरे में देखो Ln ले लिए है 2 मतलब 6 +6, तो वहां पर बैलेंस करने के लिए कितने लिए हुए हैं? 3। तो वहां पर भी देखो प्योर आयनिक बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन कंपाउंड बना रहे, लेकिन कब? जब हीट करेंगे तब। ओके, इसीलिए हाई टेम्परेचर बोला है। हाँ चलो आगे। They liberate hydrogen from dilute acids and burn in halogens to form halides. They form oxides Mn2O3 and hydroxides MOH3. The hydroxides are definite compounds, not just hydride oxides. They are basic like alkaline or metal oxide and hydroxide. Their general reactions are depicted in figure 4.7. ओके यस, तो हमें भूल जाओ ये सब, यही याद रखना है। डन? ओके, इतना ही याद रखना है। क्या क्या याद रखा हमने? मेटल के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स देगा, फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड। दैट्स इट, वही सब चीज। ओके चलो, अब आगे लास्ट होगा शायद। यस लास्ट। देखो, द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनॉइड्स इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। तो देखो, बेस्ट सिंगल यूज लैंथेनॉइड का बेस्ट सिंगल यूज क्या है? एलॉय बनाना, एलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स एंड प्लेट्स बनाने के लिए। A well-known alloy is mish metal which consists of lanthanoid. तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस जो है वो, ये याद रखना, ये PYQ है ऑलरेडी। तो ये है मिश मेटल। ओके, बहुत ही ज्यादा फेमस कोई एलॉय हो तो वो है लैंथेनॉइड्स का एलॉय, तो वो है मिश मेटल। ओके, तो याद रखने के लिए मिस सीला आयन। ओके, एक लड़की है मिस, एक लड़की है जिसका नाम शीला है और जिसकी सरनेम आयन है, तो मिस शीला आयन। ओके, सो क्या ये पूछा जाता है इसलिए। ओके, सो वेल नोन मिस मेटल, सो लैंथेनॉइड मेटल। अब देखो लैंथेनॉइड मेटल कितना है? 95%। तो 95% क्या है? मिस तो अपना सेटलमेंट है। शीला तो सीई जो है, सीई वो सीई है 40 to 50%। कितना? 40 to 50% सीरियम होता है शीला का। ओके, सीई। अभी शीला तो वो जो LA है अपना, ओके, लैंथेनम प्योर, ओके, वो होता है बाकी का मतलब ये कितना हुआ? 95 है ना, तो 40% सी और ला जो है वो दूसरा 50%, तो वो हो गया 95%। 45 to 50% सीरियम होता है
40 to 45% सीरियम होता है, 45 to 50% होता है लैंथेनम, बाकी का होता है आयन। और आयन रफली 5%, एग्जैक्ट 5% नहीं। तो अगर वो 3% है तो 2% में क्या क्या होगा, एस, सी, Ca एंड एल्यूमिनियम, मतलब सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये PYQ है कि भाई मिस मेटल कौन सा, मतलब मिस मेटल जो एलॉय है वो उसमें क्या क्या होता है। तो मिस सिला आयन क्या, सी, मिस सी, Ce, ये Ce होता है 40 to 45%, लैंथेनम होता है 45 to 50%, 5% होता है मिस सीला, ऐसे याद रखा ना, या फिर सीला पे ही चले गए तुम। ओके देखो क्या है, सीला आयन। ओके मिस सीला आयन, तो ये है अपना 45 to 50%, सॉरी यार ये क्या होता है, 40 to 45%, ये है 45 to 50%, ये है रफली 5%, अप्रोक्सीमेटली 5%, और अदर में है हमारा कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। तो ये याद रखना PYQ है। ओके डन। हाँ सर कल पूछना है इसको, याद है उसको बोलेगी। अपना तो याद नहीं चलो सो आगे, अ गुड डील ऑफ, अभी ये मिस मेटल समझ तो लिए हम, लेकिन ये मिस मेटल का क्या, तो उसका भी एलॉय का एलॉय बना रहे हैं। मिस मेटल खुद एलॉय है, अभी उसका भी एलॉय बना रहे हैं। देखो अ गुड डील ऑफ मिस मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस, अभी कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो भाई बंदूक की गोली बनाने में, बुलेट्स, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। लाइटर फ्लिंट मतलब वो लाइटर में वो पत्थर होता है, पता है, वो पत्थर घिसता है तब फायर प्रोड्यूस होती है, सिगरेट वाले लाइटर में भी और गैस स्टोव वाले लाइटर में भी। ओके पत्थर होता है, चकमक पत्थर ऐसा बोलते थे हम बचपन में, चकमक पत्थर मतलब वो ऐसे तुम उसको घिसोगे, फ्रिक्शन करोगे तो चकमक मतलब ऐसे दिखेगा, तो उसके ऊपर से फायर क्रैकर का नाम भी आता था चकमक, वैसी लाइट होती थी ऐसे, लाइक दैट। ओके तो एक्चुअल में अगर लाइटर जो है, गैस स्टोव वाला जो लाइटर है हम किचन में यूज करते हैं, वो भी जब हम ऐसे करते हैं, जब हम प्रेस करते हैं और टक ऐसा आवाज आता है, तब वो पत्थर और मेटल घिसते हैं एक दूसरे के साथ और स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो वो बनाने के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और वो किससे बनता है, मिस मेटल से। ओके चलो, सो मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय जो बुलेट में, शेल में और लाइटर फ्लिंट में यूज होता है, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज द कैटालिस्ट इन द पेट्रोलियम क्रैकिंग, तो कैटालिस्ट के तौर पे भी यूज होते हैं। Then some individual lanthanoid oxides are used as the phosphorus in television screens and similar fluorescing surfaces. Fluorescing surface मतलब याद करो अपना केमिस्ट्री का वो आगे वाले 11th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स, उसमें हमने वो रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और वो सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेजते थे, कहीं में इलेक्ट्रॉन को भेजते थे, कहीं में हम अल्फा पार्टिकल्स को भेजते थे। ओके वो कौन सा अल्फा मतलब He+2, ओके उसको भेजते थे। तो वहां पर स्क्रीन पर जब इंसिडेंट होता था तो लाइट होती थी, तब पता चला था कि अच्छा हाँ कुछ टकराया। ओके तो वो जो पता चलता है तो उसके लिए वो स्क्रीन, ओके सिमिलर फ्लोरोसिंग सरफेस, तो वो सरफेस बनाने के लिए ये यूज होता है मिस मेटल और ये सारी एलॉयज, लैंथेनॉइड्स की एलॉयज। ओके सो लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटालिस्ट एंड इंडिविजुअल लैंथेनॉइड्स ऑक्साइड, लैंथेनॉइड के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं टेलीविजन में, फॉस्फोरस होता है वहां पर टेलीविजन स्क्रीन में, और सिमिलर फ्लोरोसिंग सरफेसेस, सिमिलर मतलब टीवी जैसी ही, ओके जहां पर हम देख सके। तो ये थे उसके यूज, और यहाँ हमारा लैंथेनॉइड कंप्लीट होता है। ओके तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक था जनरल प्रॉपर्टीज, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या समझे हम। देखो क्या समझे,
सबसे पहले हम समझे लेंथेनॉइड में जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम समझे पहला पैरा तो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही था। ओके, तो वो पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें क्या कि भाई दिखता कैसा है, तो भाई सॉफ्ट है, वाइट सिल्वरी वाइट मेटल है। ओके, सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल और एयर के कांटेक्ट में टार्निश हो जाएगा, वो हमने डिस्कस किया। दिखता कैसा है, फिर उसका भाई हार्डनेस कैसी है, तो हार्डनेस भी उसकी अच्छी है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते होते वो हार्डनेस बढ़ती जाती है और समैरियम की हार्डनेस तो स्टील के साथ कंपेयर करें उतनी ज्यादा है। अच्छा, फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात की तो मेल्टिंग पॉइंट जिसकी हार्डनेस ज्यादा होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। तो 1200 जितना मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन में और 1623 मेल्टिंग पॉइंट है वो स्टील के साथ जिसका कंपेयर किया समैरियम का, उसका ये पूछा जाता है 1623 केल्विन, याद रखना। ओके, तो ये इतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है। ओके, तो वो याद रखना, मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है और डेंसिटी जो है उनकी वो भी हाई ही रहती है। ओके, तो वही सब चीज है, मतलब जनरली डेंसिटी और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो जनरली स्मूथली चेंज होती है। जो चेंज होती है वो क्या होती है, स्मूथली चेंज होती है, एक्सेप्ट उसमें भी एक्सेप्ट है EU को छोड़ के, TM PM को छोड़ के, SM PM को छोड़ के और EU और YB को छोड़ के, उनमें इमीडिएट चेंज होता है और बाकी सब में स्मूथली चेंज होता है। तो फर्स्ट में हमने ये समझा। सेकंड में हमने समझा कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो कलर के लिए कंसेप्ट था हमारा डी ब्लॉक में जैसे डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता था वैसे एफ ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा तो एक होगी लोअर एनर्जी लेवल पर, दूसरी होगी हायर एनर्जी लेवल पर। तो अगर लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी गेन करके हायर में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज या एनर्जी लूज करके इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएंगे। वो जो एनर्जी लूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें कलर देखने को मिलेगा। तो मेजरली सारे ही कलर्ड आयंस है, कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे लेंथेनॉइड्स, एक्सेप्ट जिसमें F0 हो जाए, F0 और F14 हो जाए। F7 नहीं, F7 में तो कलर दिखेगा। ओके, लेकिन F0 और F14 हो जाए उसमें कलर दिखेगा नहीं। तो ये कौन है, तो भाई लेंथेनम है उसमें से 3 निकाल दो, सीरियम है उसमें से 4 निकाल दो, तो वहां पर F0 हो जाएंगे। लास्ट वाले जो है 2 उसमें से भी तुम निकाल दो तो 14 हो जाएंगे। जैसे ल्यूटेशियम है तो ल्यूटेशियम में 2 निकाल दो तो वो 4F14 हो जाएगा। हाँ या ना, ये रहा ल्यूटेशियम, 2 नहीं 3 निकालो रे। ओके, तो ल्यूटेशियम में से 3 निकाल दो, ओके, तो वो 4F14 हो जाएगा। फिर ये YB है उसमें से भी 2 निकाल दो तो वो भी 4F14 हो जाएगा। तो 4F14 हो गया, मतलब पूरा भरा हुआ ही है, पूरा भरा हुआ है तो स्प्लिटिंग ही नहीं होगा, एनर्जी गेन ही नहीं होगी, जाएगा कहाँ पर। तो वो सब जो है वो क्या है, कलरलेस है, बाकी सारे कलर्ड वाले हैं। अच्छा, और बाकी दूसरे के लिए क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो सारे ही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली शो करते हैं, लेकिन कई पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। उसमें भी आगे वाले सपोज हमने बोल दिए कि अगर तुम्हारा उसमें भी वही चीज क्या 4F0 हो जाएगा या फिर 4F14 हो जाएगा, तो पैड हो जाएंगे तो शो करेगा नहीं, और अनपैड इलेक्ट्रॉन होंगे तो शो करेगा। ओके, सो वही चीज हमें लिखनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। तो वही चीज बताइए, देखो La और Ce का बताया है, YB और Lu का बताया हुआ है, और उसके लिए भी देखो La और Lu का बताया है कलर के लिए। डन, ओके, तो ये हो गया। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले से ज्यादा दूसरी, दूसरे से ज्यादा तीसरी, लेकिन तीसरे में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि F0 F7 और F14 स्टेबल है तो वो थर्ड इलेक्ट्रॉन तो इजीली दे देंगे उसके लिए। तो वो हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। देन नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात की। जनरली ये लोग 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और रिडक्शन करेंगे तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जनरली है माइनस छोड़ो अभी 2.2 to 2.4 माइनस में है, ऐसे याद रखना 2.2 to 2.4, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर EU वो है 2, ये याद रखना वैल्यू। ओके, तो वो है 2 वोल्ट। अच्छा, तो सबका रिडक्शन का पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ गिवन है। फिर तो ये टेबल ही याद रखना है। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट बनाते हैं, और कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाते हैं। कार्बाइड में याद रखना LnC2 2773 केल्विन।
ओके, तो दैट्स इट, ये हमने समझा। उसके बाद मिस मेटल की बात की, तो मिस मेटल में हमने डिस्कस किया कि मिस सी ला 40 to 45%, सी और ला जो है वो है 45 to 50%, 5% सी ला आयन। ओके, और वो 5% एग्जैक्ट नहीं है, रफली 5%, तो बाकी का जो 1, 2, 3% होगा उसमें आएगा कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, वो सब कुछ वो आएगा। अभी ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बुलेट में, शेल में, लाइटर के पत्थर में, मतलब पत्थर मत लिखना, लाइटर के फ्लिंट में। ओके, वो चकमक पत्थर को बोलते हैं फ्लिंट, तो लाइटर फ्लिंट में। ओके, अभी मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनोइड जो होते हैं वो कैटालिस्ट के तौर पे भी यूज होते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग में। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टूटती है और धीरे धीरे दूसरी प्रोडक्ट बनती है। एंड सम इंडिविजुअल लैंथेनोइड ऑक्साइड्स, तो फॉस्फोरस जो टेलीविजन स्क्रीन में यूज होता है वहां पर, और फ्लोरोसिंग सरफेस में भी ऑक्साइड्स यूज होते हैं। तो ये था रिवीजन, और यहाँ पर हमारा एफ ब्लॉक का पहला सीरीज लैंथेनोइड्स कंप्लीट होता है, और लास्टली छोटा सा अभी हमारा एक्टिनोइड्स बाकी है। ओके, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ये है एक्टिनोइड्स, और एक्टिनोइड्स नहीं होगा एक क्लास में, 2 क्लास। ओके, तो दिस वीक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल टेस्ट है 7th चैप्टर का, केमिस्ट्री का। कल का टेस्ट तुम्हारा भी बाकी है। ओके, चलो, कल का मतलब संडे का।